आज मन में आ रहा है कि आपके साथ एक जीवन का बहुत पुराना संस्मरण आप लोगों के साथ साझा करूं। बात है 70 के दशक की। तब मैं शायद 9th या 10th क्लास में स्कूल में पढ़ता था। पिताजी शासकीय सेवा से निवृत्त होकर के उन दिनों वो जम्मू में श्री रणवीर राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान की स्थापना करने में व्यस्त थे, और ये जम्मू की बात है सन 71 की। हम लोग बैठे थे, इतने में पिताजी को मन में कुछ आया। उन्होंने मुझसे कहा कि एक राइटिंग पैड और पेन मुझे ला दो। मैंने उन्हें राइटिंग पैड दिया, पेन दी। उस पर पिताजी ने कुछ पंक्तियां लिखी और मुझे पकड़ा दिया पैड और कहा पढ़ो। मैंने उसको पढ़ा और जो मैंने पढ़ा वो मुझे आज भी याद है। उन्होंने एक कविता लिखी थी, मैं आपको सुनाता हूँ। उन्होंने लिखा था, मल को मलियज, मलियज को मल, ये कर सकते गीदड़ को गज, इनके आगे क्या रघु क्या अज, निज प्रताप का फहराते ध्वज, वंदना करो निरंतर इनकी, और निज को समझो इनका पदरज। कुछ शब्द हैं जिनको लेकर के मैं, आज की जो पीढ़ी है जो हिंदी से बहुत दूर होती चली जा रही है, तो मैं समझाना चाहूँगा। मल, मल अर्थात गू। तो मल को मलियज, मलियज शिखर पे चंदन की सुगंध, चंदन। तो कहाँ मल कहाँ मलियज। तो मल को मलियज, मलियज को मल, ये कर सकते गीदड़ को गज। और ये क्या कर सकते हैं? ये गीदड़, गीदड़ को हाथी बना दें और हाथी को गीदड़। ये कर सकते गीदड़ को गज, इनके आगे क्या रघु क्या अज। मतलब कहाँ गीदड़ और कहाँ रघुकुल, भगवान राम का कुल, उसके राजा रघु। उनका भी कोई मतलब नहीं है, आप क्या हो, रघु हो, अज हो, गीदड़ हो, हाथी हो, गज हो, सब बराबर। और निज प्रताप का फहराते ध्वज, हर वक्त बस स्वयं में ही तल्लीन है, स्वयं में ही मंत्रमुग्ध हैं, अपनी ही पताका, अपना ही झंडा फहराए जा रहे हैं। निज प्रताप का फहराते ध्वज, वंदना करो निरंतर इनकी, और इनकी हमेशा पूजा करते चलो, इन्हीं की वंदना करो, इन्हीं के पाठ, इन्हीं के गुणगान गाओ, और निज को समझो इनका पदरज। और अपने को क्या समझो? इनके पैर की धूल। ये बार बार जो रिपीट हुआ है, इनको, इनका जो रेफरेंस आ रहा है, इनको समझो, इनको समझो, इनको समझो, इनसे तात्पर्य है नेतागण, राजनेता। तो हम समझ में नहीं आता, इतने वर्ष बीत गए, पर जो उसमें पढ़ा था, और हाँ, मैंने पढ़ते साथ ही पिताजी से पूछा, निज को समझो इनका पदरज, अपने को इनके पैर की धूल समझो। तो मैंने पिताजी से पूछा, और अगर ऐसा ना समझो तो उनने जवाब दिया था, तो फिर भाड़ में जाओ। भाड़ में जाओ से कहने का उनका मतलब यह था कि फिर तुम्हारा कोई इस दुनिया में स्थान नहीं रहेगा, अपना स्थान नहीं बना पाओगे। क्षमता आपकी जो है उसको कोई नहीं पूछेगा। ये तो मल को मलियज बना दें और मलियज को मल, किसी को कुछ भी बना सकते हैं। बस इनके आगे पीछे घूमो, इनके तलुए चाटो, अपने को इनके पैर की धूल समझो, अपने को याचक बना के समझो। ये अगर आपको कुछ दे दें तो सोच, इनका अगर आपको वरदान प्राप्त हो गया तो आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हो। अब इसी श्रृंखला में कुछ समय बाद जाकर के एक स्थिति आती है मध्य प्रदेश में। तब राज्यपाल नियुक्त हुए थे सत्यनारायण सिन्हा, और 70 के दशक में, पूर्वार्ध में, और शायद 77, 75 से 77 तक, 71 से आगे वो मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे। तो सत्यनारायण सिन्हा जो थे वो मेरे पिताजी के घनिष्ठ मित्र थे, और इसी कारण पिताजी कभी कभी राजभवन उनसे मिलने चले जाते थे। और पिताजी ने वहाँ जब वो जाते थे
तो उनने कोई एक चीज नोटिस करी जो उन्होंने शेयर भी की हम लोगों से परिवार में। वो कहते थे जब भी मैं जाऊं तो पाऊं कि एक एक व्यक्ति वहां हर वक्त मौजूद है, राज्यपाल से मिलने, किसी तरह राज्यपाल जी के दर्शन हो जाएं, और वहां पर वो व्यक्ति दिखता था राजभवन में। एक दिन खबर आई, अखबार में छपी खबर कि वही व्यक्ति एक विश्वविद्यालय का उपकुलपति नियुक्त किया जाता है, वाइस चांसलर बना दिया गया। तो अगली बार जब पिताजी का मौका मिला राजभवन जाने का और सत्यनारायण सिन्हा से मिलने का, तो उन्होंने पूछा कि ये क्या बात है, आपने इस व्यक्ति को कैसे उपकुलपति बना दिया? तो कहने लगे अब क्या बताएं, ये रोज आके बैठ जाता था, सर खाता था, तो मैंने सोचा कि इससे पीछा छुड़ाओ, चलो बना ही दो। इस प्रकार वो उपकुलपति बन गया। सवाल उठता है, उस व्यक्ति को लेकर के पिताजी ने ये सवाल राज्यपाल से क्यों पूछा? तो उसका भी थोड़ा मैं ब्यौरा देना चाहूंगा। जम्मू से पिताजी भोपाल आए और भोपाल में उनको मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकेडमी का डायरेक्टर, संचालक नियुक्त किया गया। और इसका प्रमुख कार्य ये था हिंदी ग्रंथ अकेडमी का कि हिंदी में पुस्तकों का प्रकाशन, और काफ़ी अनुवाद होते थे दूसरी भाषाओं से, प्रमुखतः अंग्रेजी से, और उनका प्रकाशन ताकि हिंदी भाषी लोगों में ज्ञान का प्रसार हो और ज़्यादा से ज़्यादा पुस्तकें हिंदी में प्रकाशित हों। तो जब उन्होंने अपना कार्य संभाला तो ये पाया कि उसमें बहुत घपले पाए उन्होंने। जो उनकी एकेडमी की कार्य करने की पद्धति थी उसमें घपले से आगे बढ़ के ऐसा दिख रहा था, बू आ रही थी भ्रष्टाचार की, कि कुछ मातहत अधिकारी और जो सबसे ऊपर बैठा है विभाग अध्यक्ष, इन लोगों ने मिल करके कुछ गड़बड़ियां करी थी और बहुत व्यापक पैमाने पर। तो पिताजी ने इसके ऊपर ऑडिट करवाया, और तो स्टेट जो ऑडिटर जनरल की टीम आई, उसने ऑडिट किया सारा और पाया कि भ्रष्टाचार स्टैब्लिश हो गया, पाया कि काफ़ी भ्रष्टाचार हुआ है विद एविडेंस, और उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट दे दी। तो उनके उस समय मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री थे और एकेडमी के अध्यक्ष। पिताजी ने ले जाकर के उनको रिपोर्ट दी, और मंत्री जी ने रिपोर्ट को उठाई और तत्काल अपने उसी कक्ष में एक अलमारी थी दीवार से लगी हुई, उस अलमारी को खोला और उसकी आखिरी सबसे ऊपर की जो पटरी थी, जो मंत्री जी की हाइट से काफ़ी ऊंची थी, उन्होंने अपने पैरों को उठाया, एड़ी को उठाया और फेंक दी फाइल सबसे ऊपर पीछे की तरफ, और मुड़ के बोले पिताजी से, कहाँ इन सब बातों में पड़ रहे हो आप तो अपना काम करते चलो। तो ये नजरिया था भ्रष्टाचार के प्रति, और जो लोग इसमें संलग्न थे वो कुलपति बनते हैं, जैसा मैंने उस कविता के माध्यम से बताया। तो इसमें प्रश्न उठता है कि ये सब क्या हो रहा है, ये घसर पसर सब उल्टा सीधा, ये क्या हो रहा है? और जो लोग सत्ता में हैं उनको हमने इतनी शक्तियों से प्रदत्त कर दिया है कि बस वो जो चाहें करें, जो उनके मन में आए करें। ये कब तक चलेगा? क्या हमारे इस देश में लोकतंत्र है, जनतंत्र है, लोकशाही है, क्या है? और जो सामान्य नागरिक है वो बस मूक दृष्टा और दूसरों के वो एहसान के तले दबा हुआ है। एहसान हो जाए तो बात बन जाए, और एहसान ना हुआ तो भाड़ में जाओ। ये जो परिस्थिति है ये बहुत ही दुखदाई है ये परिस्थिति। और ये तो स्वतंत्रता के बाद की परिस्थिति है। आप पीछे चले जाइए, ज़्यादा दूर नहीं, अगर 1000 साल को देखें तो कितने बर्बर आक्रमण हुए, तलवार की नोक पर लोगों को धर्म परिवर्तन किया गया, लोगों को उनके स्थान से, गृह क्षेत्रों से खदेड़ा गया, नागरिक अपने ही देश में शरणार्थी बन गए, उन्हें अलग अलग जाके बसाहट अपनी बनानी पड़ी। ये देश एक अजीब दौर से गुजरा। उसके बाद अंग्रेज आ गए, अंग्रेजों का शासन शुरू हो गया और गुलामी इस देश ने देखी। और इसके साथ ही साथ इस देश में स्वतंत्रता का आंदोलन भी हुआ, स्वतंत्रता के लिए युद्ध लड़ा गया। बहुत हमारा जो स्वाधीनता संग्राम है उसमें हमारे देशवासियों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। और
जब देश आज़ाद हो रहा था तो जो कर्णधार थे इस स्वाधीनता संग्राम के, जो नेता लोग थे, उन्होंने बैठ करके इस देश को एक आदर्श संविधान देने में कोई कसर नहीं छोड़ी और देश को एक संविधान दिया जिसको लिखा था वी द पीपल ऑफ इंडिया, क्योंकि वो लोग रिप्रेजेंट करते थे नागरिकों की आकांक्षाओं को, नागरिकों के स्वप्नों को, नागरिकों ने जो कुछ भी उनकी आकांक्षाएं थी उनको वो रिप्रेजेंट करते थे। उन्होंने एक संविधान दिया ये सोच के कि इस संविधान के तहत एक जनतंत्र होगा और जन भावनाओं को हम उसमें परिलक्षित किया गया और उनको पूरा करते हुए देश तीव्र गति से आगे बढ़ेगा। देश आगे बढ़ेगा तो नागरिक आगे बढ़ेंगे, देश में खुशहाली आएगी तो जनता में खुशहाली आएगी, यह सोच के संविधान दिया गया। पर जो लोग अपना सर्वस्व न्यौछावर करके स्वाधीनता संग्राम में, जो लोग उसमें से तप के बाहर निकले थे, क्या उन्होंने कभी सोचा था कि आगे आने वाली नेताओं की जो पीढ़ियां, जिनके हाथ में वो देश की कर्णधार दे के जाएंगे, क्या वे इस प्रकार आचरण करेंगे कि मल को मलियज, मलियज को मल, कुछ भी कर देंगे? ये उन्होंने नहीं सोचा होगा। अपने विभत्स सपने भी नहीं देखे होंगे ऐसे कभी कि ये स्थिति भी आएगी। उन्होंने तो अच्छा ही सोच के सब किया होगा, पर हालत बहुत खराब है। नागरिकों को आंख पे पट्टी बांध के नहीं रहना चाहिए, उनको ये देखना चाहिए कि किस तरह से उनके अधिकारों को, उनके हकों को किस तरह से दफनाया जा रहा है, दबाया जा रहा है लोकतंत्र के नाम पर, जनता के वोट के नाम पर। तो आप सब होशियार हो जाइए, सचेत हो जाइए और वोटों का, अपने वोट्स का सही उपयोग करिए और ऐसे नेताओं को चुनिए, अपने ऐसे रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनिए जो आपके साथ इस प्रकार की लीपापोती करने का सपने में भी ना सोचें, और जो सक्षम है वही आगे बढ़े